दोस्तों, जो साइड में आप स्क्रीन पर ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर एक ऐसी लड़की की है जो लड़की एक समय पर मिस मेरिट भी रही थी। हालांकि उसके बाद में ये लड़की अपनी जीत का श्रेय अपनी माँ को भी देती है, लेकिन 3 सालों के बाद में कुछ ऐसा अचानक से हो जाता है जिसकी वजह से लोगों का रिश्तों के ऊपर से भरोसा ही उठ जाए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये पूरी कहानी डिटेल में डिस्कस करके आप लोग को सुनाऊं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों की उम्र 18 साल से कम है तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल मत देखिए। अदरवाइज इस वीडियो को एक्सप्लेन करूँगा और इस वीडियो के अंदर एक बड़ा मैसेज भी है। तो फिर चलते हैं, इस पूरी कहानी को डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, 10 नवंबर साल 2008 की बात है। एक महिला जिसका नाम होता है मंजुलता, जो कि मेरठ की रहने वाली थी, वो अपनी बहन जिसकी उम्र लगभग 62 साल के आसपास थी, नाम था उनका संतोष देवी, उनको लगातार फ़ोन किए जा रही थी। लेकिन दूसरी साइड से जो फ़ोन था वो एक बार भी पिकअप नहीं होता है। अब जब बहन का लगातार फ़ोन लगाने के बाद भी पिकअप नहीं होता है तो उसके बाद में बहन को थोड़ी सी चिंता होती है। उसके बाद में ये फैसला करती है कि अगर उसकी बहन मंजू ने फ़ोन नहीं उठाया है, संतोष देवी ने फ़ोन नहीं उठाया है, तो उसके बाद में वो अपने जीजा जी, जिनका नाम प्रेमवीर सिंह होता है, उनको कॉल लगाती है। लेकिन यहाँ पर भी मंजुलता की बदकिस्मती कहें या फिर कुछ और, पहले बहन संतोष देवी ने फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन अब मंजुलता के जो बहनोई थे जिनका नाम था प्रेमवीर सिंह, उन्होंने भी कॉल नहीं उठाया था। और ऐसा करते करते तकरीबन पूरी शाम गुजर जाती है। यानी 10 नवंबर साल 2008 की जो रात थी इसी बेचैनी में कटती है। अगले दिन 11 नवंबर साल 2008 का दिन आता है और 11 नवंबर वाले दिन ही जो मंजुलता होती हैं, ये सुबह सुबह ही अपनी बहन को कॉल लगाना शुरू कर देती हैं। लेकिन काफ़ी ज़्यादा अटैम्प्ट्स और काफ़ी ज़्यादा कोशिश के बाद भी जो उनकी बहन होती है संतोष देवी, ये कोई भी जवाब नहीं देती है। लेकिन मंजुलता ये सोच सोच कर परेशान थी कि अगर बहन का फ़ोन बहन के पास नहीं था तो उन्होंने मेरी मिस कॉल्स तो देखी होंगी, वो मेरी मिस कॉल्स को वापस कर सकती थी। अमूमन ऐसा कभी हुआ नहीं। लिहाजा मंजुलता जब बार बार फ़ोन लगाने के बाद भी अपनी बहन से किसी भी तरीके की कोई बातचीत नहीं कर पाती हैं, तो वो फैसला करती हैं कि वो अपनी बहन के घर जाएंगी और देखेंगी कि आखिरकार उनकी बहन संतोष देवी उनके फ़ोन का जवाब क्यों नहीं दे रही है। लिहाजा उसके बाद में जो मंजुलता जी होती हैं वो सेम वैसा ही करती हैं। उनकी जो बहन संतोष देवी थी वो प्रेम प्रयाग कॉलोनी में रहा करती थी, मेरठ की ही, और उनके घर में एक शादी थी और इसी के सिलसिले में वो अपनी बहन से बातचीत करना चाह रही थी। लेकिन बदकिस्मती से उनकी बहन से जो मंजुलता जी हैं उनका कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाया। उसके बाद में मंजुलता जी प्रेम प्रयाग कॉलोनी पहुंचती हैं अपनी बहन के घर पर। लेकिन जब वो अपनी बहन के घर पर पहुंचती हैं तो देखती क्या है कि जो दरवाज़ा है वो बाहर से बंद है। अब ऐसा कैसे पॉसिबल था कि दरवाज़ा बाहर से बंद हो, तो फ़ोन तो साथ लेकर गई होंगी, तो फिर फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हैं? अब ये तमाम तरीके के सवाल मंजुलता के जहन में आते रहते हैं। लेकिन फिर मंजुलता जी की जो नज़र होती है वो ऊपर टेरेस पे पड़ती है, जहाँ पर उनके घर का जो डॉग था, जिन्हें बड़े ही प्यार से संतोष देवी ने पाला था, वो था। अब ऐसे में जो मंजुलता जी होती हैं वो सोचती हैं कि आखिरकार जिस कुत्ते को इतने ज़्यादा प्यार से पाला गया था वो आखिरकार टेरेस पे क्या कर रहा है, जबकि अक्टूबर नवंबर का महीना था। नवंबर के महीने में यूपी के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो ऐसे में उस पेट को ऊपर रख कर क्यों उसकी जान के साथ में वो खेल सकती हैं। ये तमाम तरीके के जहन में सवाल आते हैं मंजुलता जी के। लेकिन मंजुलता जी सोच समझ नहीं पाती हैं कि आखिरकार ये सब लोग कहाँ चले गए। फिर घर के अंदर नज़र डाल के देखती हैं तो सारी लाइट्स ऑन थी। अब ये कैसे पॉसिबल है कि अगर घर से कोई कहीं जाएगा तो सारी लाइट्स तो ऑफ़ करके ही जाता है, लेकिन यहाँ पर लाइट्स भी ऑन रखी गई थी। लिहाजा उसके बाद में जो मंजुलता जी होती हैं, आस पड़ोस के जितने भी लोग थे उन सारे ही लोगों से पूछताछ करती हैं, क्या किसी ने प्रेमवीर सिंह जो उनकी बहन संतोष देवी के पति थे और संतोष देवी, इनमें से किसी को कहीं पर आते जाते देखा क्या? तो जितने भी पड़ोस के लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, किसी ने किसी को आते जाते नहीं देखा। अच्छा, पड़ोसी ये भी कहते हैं कि मंजुलता जी, आपकी जो बहन थी संतोष देवी और उनके जो पति थे जिनका नाम प्रेमवीर सिंह था, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा मिलनिया लोग थे और अगर कहीं जाते तो कह देते कि हमारे पेट का ख्याल रखना, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लिहाजा उसके बाद में मंजुलता जी अपने जो म्यूचुअल रिश्तेदार होते हैं उन सारे रिश्तेदारों को फ़ोन करना शुरू करती हैं ताकि कहीं से कुछ पता चल जाए। लेकिन किसी भी रिश्तेदार से कोई कांटेक्ट हो नहीं पाता है।
और जो संतोष देवी उनकी बहन थी, उनकी 2 बेटी एक बेटा था, उनसे भी कांटेक्ट करने की कोशिश की जाती है। लेकिन बदकिस्मती यहाँ भी उनका साथ देती है, साथ कहें या फिर यूँ कहें कि पीछा करती है। और मंजुलता जी की उनके दोनों भांजियों और एक भांजे के साथ में भी बातचीत नहीं हो पाती है। लिहाजा काफ़ी देर सोचने और समझने के बाद में जो मंजुलता जी होती हैं, अपनी बहन संतोष देवी के घर के दरवाजे को तोड़कर अंदर जाने का फैसला करती हैं। लेकिन इसके लिए ये पड़ोसियों का सहारा लेती हैं। पड़ोसियों की मदद से जब दरवाजे को तोड़कर अंदर जाया जाता है तो अंदर का जो दृश्य था वो इतना ज़्यादा भयावह था, इतना ज़्यादा डरावना था कि जिसे देखकर उस घर के अंदर जितने भी लोग गए थे सबके पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल इस घर के अंदर 2 डेड बॉडी पड़ी हुई थी। पहली डेड बॉडी संतोष देवी की जो कि बेड पर ही पड़ी हुई थी, और दूसरी डेड बॉडी उनके पति प्रेमवीर सिंह की जो कि नीचे फर्श पर पड़ी हुई थी। अब इस तरीके का मामला देखने के बाद में चूंकि मामला इतना ज़्यादा गंभीर हो चुका था, तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। लिहाजा पुलिस को जब इस तरीके की खबर मिलती है तो उसके बाद में पुलिस भी इंसिडेंट वाली जगह पर पहुंच जाती है। सबसे पहले वहां पर जाने के बाद में लोगों की मदद से उन दोनों ही डेड बॉडीज़ को अपनी कस्टडी में लिया जाता है और दोनों ही डेड बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन सवाल यह था कि इस घर के अंदर घुसकर इन दोनों दंपति की हत्या कौन करेगा। लेकिन इस घर का जो माहौल था वो देखने से ऐसा लग रहा था कि शायद इस घर के अंदर कोई लूटपाट की गई है, यानी घर का जो सामान था ये अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। अब सामान अस्त व्यस्त का मतलब है कि ज़रूर घर के अंदर कोई चोरी करने घुसा होगा, जिसकी वजह से जो सामान है वो भी बिखरा पड़ा हुआ है। और साथ के साथ ये जो संतोष देवी थी, इनके हाथ की जो उंगली थी वो उंगली भी शायद टूटी हुई थी और किसी ने उनके उंगली से अंगूठी जैसा कुछ खींचने की कोशिश की, जिसकी वजह से उंगली पूरी तरीके से सूज गई और टूट भी गई थी। लिहाजा उसके बाद में पुलिस टेरेस से लेकर डोर सारी चीज़ें बहुत ही क्लियरली और बहुत ही ज़्यादा क्लोजली चेक करती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर न टेरेस पर कुछ ऐसा मिलता है और न ही डोर के ऊपर ऐसा कुछ प्रतीत होता है जिससे किसी भी तरीके की फोर्सफुली एंट्री इस घर के अंदर की गई हो। लेकिन सवाल ये था कि अगर इस घर के अंदर फोर्सफुली एंट्री नहीं हुई है तो फिर चोरी किसने की, और चोरी अगर इस घर के अंदर करने कोई आया है तो उसी ने इन दोनों की हत्या की है। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले आस पड़ोस के तमाम लोगों से भी पूछताछ करते हैं, वहाँ से भी ऐसा कुछ संदिग्ध नहीं मिलता है। लिहाजा पुलिस वाले अब इस घर के अंदर जो और लोग थे उन लोगों से भी पूछताछ कराते हैं। दरअसल अब तक इस घर का बेटा गौरव भी पहुंच चुका था और उनकी जो बेटी थी जिसकी शादी हो चुकी थी वो भी पहुंच चुकी थी। डेड बॉडी पोस्टमार्टम कर घर आ चुकी थी। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही थी। तमाम रिश्तेदार, तमाम फ्रेंड सर्किल और बाकी के जो लोग थे वो सब के सब अंतिम संस्कार में पहुंच चुके थे, सिवाय एक शख्स के, और वो शख्स था इनकी एक दूसरी बेटी थी जिसका नाम था प्रियंका सिंह। प्रियंका सिंह घर पर मौजूद नहीं थी। लिहाजा प्रियंका सिंह से कांटेक्ट करने की भी कोशिश की जाती है, लेकिन कोई कांटेक्ट हो नहीं पाता है। लिहाजा जो गौरव होते हैं, इन दोनों के जो बेटे होते हैं गौरव, संतोष देवी और प्रेमवीर सिंह के, गौरव से ये पूछा जाता है कि तुम बता सकते हो कि इस घर के अंदर क्या कुछ चोरी हुआ है, क्योंकि सामान अस्त व्यस्त बिखरा हुआ है और ऐसा दिखाने की कोशिश की गई है कि चोरी हुई है या फिर वाकई में चोरी हुई है। तो पता चलता है कि इस घर से लगभग 50,000 रुपये के आसपास का कैश चोरी हुआ है और लगभग इस घर से 7 से 8 लाख रुपए की एफडी के पेपर चोरी हुए हैं और साथ के साथ इस घर का एक वसीयतनामा था वो भी चोरी हुआ है। अब जब इस तरीके की चीज़ों की चोरी की बात सामने आती है तो लगता है कि ये चोरी में ज़रूर से ज़रूर कोई अपना शामिल होगा, और जो शायद पहले से ही इस घर के अंदर मौजूद था, क्योंकि जो दोनों डेड बॉडीज़ पुलिस को मिली थी पोस्टमार्टम के अंदर, जब रिपोर्ट आई थी तो पता ये चला था कि दोनों ही डेड बॉडीज़ के अंदर जो मृत्यु का फासला है वो लगभग 1 घंटा आसपास बताया जाता है। यानी एक शख्स की मौत 1 घंटा पहले हो गई और दूसरे शख्स की मौत 1 घंटा बाद में हुई है। लिहाजा ये तमाम तरीके की जो चीज़ें होती हैं पुलिस को उलझाती है, लेकिन पुलिस का शक अब घर के ही किसी सदस्य पर जा चुका था। लिहाजा पुलिस वाले अब सबसे पहले प्रियंका सिंह की मोबाइल की लोकेशन वगैरह ट्रैक करने की कोशिश करते हैं और उसकी कॉल डिटेल्स भी निकालते हैं। तो पुलिस को कॉल डिटेल्स में ये पता चलता है प्रियंका सिंह की घर पर किसी से भी कोई ज़्यादा बातचीत नहीं हुआ करती थी। साथ के साथ प्रियंका सिंह का जो मोबाइल था ये 10 तारीख से ही स्विच ऑफ था। और सबसे बड़ी हैरानी की ये बात थी कि जब पुलिस ने लास्ट लोकेशन वगैरह सब खंगाली तो 10 तारीख की लोकेशन जो थी प्रियंका सिंह की वो उसके माता पिता के घर के बहुत ज़्यादा नज़दीक थी। लिहाजा पुलिस वाले अब शक के हिसाब से इस पूरे एरिया के सीसीटीवी कैमरास खंगालते हैं। और दोस्तों जब सीसीटीवी कैमरास खंगालते हैं तो पता है वहाँ से क्या मिलता है। जो प्रियंका सिंह थी ये अपनी एक दोस्त के साथ उस साइड में देखी गई थी।
यानी अब ये चीज़ें कंफर्म हो चुकी थी कि इस हत्याकांड के अंदर प्रियंका सिंह का कोई बड़ा हाथ हो सकता है। इस पूरे केस के अंदर पुलिस के लिए जो आगे का रास्ता था वो पूरी तरीके से साफ हो चुका था। ये चीज़ें क्लियर थी कि कहीं ना कहीं प्रियंका इस पूरे केस के अंदर शामिल है। लिहाजा उसके बाद में पुलिस मेहनत करती है और 17 नवंबर साल 2008 को पुलिस प्रियंका को गिरफ्तार कर लेती है। प्रियंका के साथ में एक और लड़की जो कि प्रियंका के साथ में ही मिलती है, उसका नाम होता है अंजू कुमारी। अंजू कुमारी जो कि रहने वाली बेसिकली अमरोहा की थी। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले इन दोनों को पूछताछ के लिए पुलिस थाने लेके आते हैं और इनके बैकग्राउंड के बारे में जब पुलिस पता करती है तो पब्लिकली जो चीज़ें निकल के आई वो इतनी ज़्यादा शॉकिंग थी जो आप लोग को ज़रूर सुननी चाहिए। दरअसल जो प्रियंका थी बचपन से ही इसको फैशन डिज़ाइनिंग इस तरीके का शौक़ था और इसी के चलते ये साल 2002 में एक डिप्लोमा भी करती है फैशन डिज़ाइनिंग से। उसके बाद साल 2005 में मेरठ के ही अंदर एक फ़ैशन कंपटीशन होता है जिसमें ये मेरठ की मिस मेरठ बनती है, जो कि प्रियंका देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। और जब ये मिस मेरठ बनती है तो इस बात का पूरा श्रेय ये अपनी माँ को देती है। वो कहती है कि उसकी माँ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है और उसकी माँ ने उसे सपोर्ट किया जिसकी वजह से आज वो इस मकाम पर पहुँची है। लिहाजा उसके बाद में समय गुजरता है। समय गुजरने के साथ में जो प्रियंका होती है ये दिल्ली के एक कॉलेज में एडमिशन ले लेती है और जब ये दिल्ली पहुंचती है तो उसी कॉलेज के अंदर इसकी मुलाकात होती है अंजू कुमारी से। अंजू कुमारी से जब मुलाकात होती है तो धीरे धीरे इन दोनों की जो दोस्ती थी ये कुछ इस कदर आगे बढ़ती है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग हो चुके थे। लिहाजा कई बार ऐसा होता कि अगर प्रियंका कहीं से लेट हो जाती तो अंजू कुमारी इतनी ज़्यादा फिक्र दिखाती कि प्रियंका को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता। अंजू कुमारी कहती कि तुम्हें बताना चाहिए था कि तुम इतनी लेट हो जाओगी, मेरा मन नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ अंजू कुमारी एक बार बीमार हो जाती है तो प्रियंका जो थी वो अपना कॉलेज ही बंक कर देती है। इस तरीके की केयरिंग जब एक दूसरे से ये पाते हैं तो कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, यानी एक दूसरे के साथ में प्रेम प्रसंग में पड़ जाती हैं। अब वैसे कायदे में ये दोनों लड़कियां हैं लेकिन उसके बावजूद भी दोनों एक दूसरे से प्यार करती हैं और दोनों एक दूसरे के साथ में शादी करना चाहती हैं। प्रियंका जब कभी भी अपने घर जाती तो उसके साथ में जो अंजू कुमारी थी वो भी उसके घर पहुंचती। हालांकि कई बार प्रियंका के घर वाले इस बात को लेकर प्रियंका से पूछते भी तो प्रियंका यही कहती कि इसके घर वाले इसे हमेशा परेशान करते हैं शादी को लेकर, इसलिए वो यहाँ पर थोड़ा सा समय बिताने के लिए आ जाती है। तो प्रियंका के घर वाले कहते हैं कि बेटा ये तो नॉर्मल सी बात है, शादी तो एक दिन तुम्हारी भी होनी है। शायद इसी बात ने प्रियंका को ट्रिगर दे दिया था और प्रियंका नहीं चाहती थी कि वो किसी से शादी करे क्योंकि वो अपनी पूरी ज़िंदगी अंजू के साथ में बिताने का फैसला कर चुकी थी। लिहाजा अब अंजू और प्रियंका दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं। अंजू कहती है कि उसका भाई है जिसका नाम अजेंद्र है, वो अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहता है। मैं चाहती हूँ कि तुम उससे प्यार मोहब्बत में पड़ जाओ, उसके बाद उससे शादी कर लो और जब भी वो घर से बाहर जाएगा तो हम दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम बिताने का मौका मिल जाएगा। प्रियंका बिल्कुल ऐसा ही करती है। प्रियंका जो थी वो अंजू के घर आना जाना शुरू करती है और वो अजेंद्र को अपने प्यार के जाल में फंसाना शुरू करती है और प्रियंका इस कोशिश में कामयाब हो जाती है। लिहाजा जब प्रियंका कामयाब होती है तो उसके बाद में ये अजेंद्र को फंसाती है, उससे बातचीत शुरू करती है और थोड़े ही दिनों के बाद में बातचीत बंद कर देती है। अब अजेंद्र प्रियंका को कॉल करके पूछता है कि क्या बात है, अच्छी खासी तो बातचीत हो रही थी। तो प्रियंका कहती है कि उसकी लाइफ में इस तरीके की चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं है, अगर तुम वाकई में सीरियस हो, शादी करना चाहते हो तो मैं रेडी हूँ। अजेंद्र कहता है कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुम चाहती हो, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसके बाद में प्रियंका और अजेंद्र दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अब जैसे ही प्रियंका की इस कोर्ट मैरिज की खबर प्रियंका के घर वालों को पहुंचती है, प्रियंका के घर वाले शदीद नाराज़ होते हैं और वो प्रियंका को अपनाने से भी मना कर देते हैं। लिहाजा इसके बाद में प्रियंका जो थी अब वो अजेंद्र के घर पे ही रहना शुरू कर देती है। अजेंद्र अब कभी कभी काम के सिलसिले में घर से बाहर जाता तो उस समय प्रियंका और अंजू ये दोनों अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू करती। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि इस तरीके की जो चीज़ें होती है ज़्यादा दिनों तक छुप नहीं पाती और आखिरकार इस चीज़ों की भनक धीरे धीरे अजेंद्र और उसके पिता जो कि उसके चाचा थे, क्योंकि उसके पिता की मौत पहले ही हो चुकी थी, चाचा ने उसकी माँ से शादी की थी, उनको भी हो जाती है। इस वजह से अब चूँकि इस घर में भी ये बातें पता चल चुकी थी, उधर प्रियंका के घर में भी ये बातें पता चल चुकी थी। अब चूँकि इनका रहना वहाँ पर मुश्किल था तो ये लोग दिल्ली शिफ्ट होते हैं और दिल्ली शिफ्ट होने के बाद में अब वहीं पर एक दूसरे के साथ में समय बिताना शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों जब ये पहले पढ़ाई किया करते थे तो दोनों के घर से पैसे आते थे, लेकिन अब दोनों के घर से कोई पैसे नहीं आते हैं, इसलिए फाइनेंशियली ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। अब पैसे कहीं से आ नहीं रहे,
इसलिए ये दोनों एक एक बॉयफ्रेंड बनाती हैं और उसके बाद में एक सहारनपुर का इनका दोस्त था, वहीं पर ये लोग शिफ्ट हो जाते हैं। थोड़े दिनों तक वहाँ रहते हैं, उसके बाद में मेरठ में ही टीपी नगर में शिफ्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर रहते तो हैं, लेकिन पैसे को लेकर इतनी ज़्यादा परेशानी थी कि अब इनको समझ नहीं आ रहा था क्या करें। उसके बाद में 10 नवंबर साल 2008 की ये बात है कि ये लोग पहुँच जाते हैं इसी प्रियंका के घर पर। उस समय प्रियंका की माँ संतोष देवी घर पर अकेली होती हैं। जब वो दरवाज़ा खोलती हैं, देखती हैं कि उनकी बेटी दरवाजे पे है। ममता जाग जाती है, इसलिए वो अपनी बेटी को घर में अंदर आने देती हैं। अब अंदर आती है तो उसके बाद में किसी बात को लेकर बातचीत होती है, बात प्रॉपर्टी तक पहुंच जाती है। पता ये चलता है कि प्रियंका को उसके पिता ने बेदखल कर दिया है और वो किसी भी तरीके का प्रॉपर्टी में हिस्सा प्रियंका को देना नहीं चाहते हैं। इसी बात का प्रियंका विरोध करती है तो वहाँ पर अंजू भी बोलने लगती है। तो प्रियंका की माँ कहती है कि सबसे पहले तो तू इस लड़की से दूर रहे, क्योंकि इस लड़की ने तेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी है। अब इसी बात को लेकर इन दोनों को गुस्सा आ जाता है। उसके बाद में ये लोग संतोष देवी का कत्ल करते हैं। थोड़ी ही देर के बाद में प्रियंका के पिता आते हैं, उनका कत्ल किया जाता है। उसके बाद में ये लोग उस घर में लूटपाट दिखाने की कोशिश करते हैं और वहाँ से अगले दिन सुबह 4 बजे के आसपास ये निकल जाते हैं। बहरहाल दोस्तों, जब ये पूरा मामला खुलता है उसके बाद साल 2011 में इनको, चूँकि ये जेल में जाते हैं, साल 2011 में इसको बेल मिल जाती है प्रियंका को। उसके बाद में थोड़े समय के बाद में साल 2010 में प्रियंका को मिली थी, साल 2011 में अंजू को मिल जाती है बेल। लेकिन ये मामला चलता रहता है और साल 2015 में इस केस के अंदर एक और फैसला आता है जिसमें अंजू और प्रियंका इन दोनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। जो चोरी इन्होंने की थी उसको लेकर इन्हें 10-10 साल की एडिशनल सज़ा दी जाती है और साथ के साथ 30-30 हज़ार रुपये का इनके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाता है। हालांकि इन दोनों ने अपने बयान बदल दिए हैं। जो चीज़ें इन्होंने पहले पुलिस के सामने, लोगों के सामने पब्लिकली बोला था, और अब ये कह रही है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बल्कि हमें तो सिर्फ फंसाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये लोग जब जेल पहुंचते हैं तो वहाँ पर भी पुलिस के साथ में काफ़ी ज़्यादा ड्रामे करते हैं, क्योंकि इन दोनों को एक साथ रहना था। उसके बाद में पुलिस वाले तंग आकर इन दोनों को एक ही सेल के अंदर रखते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस केस के अंदर अभी और मोड़ आ सकता है, क्योंकि इन दोनों के जो वकील हैं वो कह रहे हैं हम हाई कोर्ट जाएंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ताकि इस केस के अंदर फर्दर कोई और फैसला आ सके। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी स्टोरी को किस तरीके से देखते हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। कल के दिन आप लोग के जो भी कुछ कमेंट्स थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाए। दोस्तों, कल के दिन जो आप लोगों के कमेंट्स आए थे, इसमें मलिक भाई आपसे हाथ जोड़कर विनती है आप रोज़ आया करें, क्योंकि आपकी कहानी का हम इंतज़ार करते हैं। बड़े भाई, मानता हूँ कि आपका परिवार बड़ा नहीं है, केवल 40,000 लोग आपका इंतज़ार करते हैं बड़े भाई। तो धीरज सिंह जी, 40,000 लोग तो हैं, लेकिन शायद 40,000 लोग इंतज़ार नहीं करते, क्योंकि 40,000 लोग अगर इंतज़ार करेंगे तो व्यूज़ भी 40 ही हज़ार आएंगे ना। वीडियो पे व्यूज़ कितने आते हैं? 600 से 700। खैर, मैं कोशिश तो यही करता हूँ कि डेली आपके सामने आऊँ, लेकिन अगर किसी की डेथ हो जाए तो कहीं जाना पड़ जाए तो मजबूरी है, कह नहीं सकती। मंसूरी भाईजान लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई जी, आपकी कहानी सुनने का जो अंदाज़ है ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मैसेज भी बहुत अच्छा है। तो मंसूरी भाईजान जी, मेरे भाई, शुक्रिया आपका। कटवा प्रदीप जी कमेंट्स करते हैं। नसीर अहमद लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम शाबाश भाई, कैसे हैं जी? मैं ठीक हूँ, आप बताएं नसीर अहमद जी। मनदीप वर्मा की पत्नी प्रादीप वर्मा जलंधर पंजाब से कहानी सुनती हैं, कैसी हैं बहन? शुक्रिया आपका। RK जी कमेंट्स करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में शरीय शर्मा कमेंट्स करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। नागेश गौड़ जी कमेंट्स करते हैं हैदराबाद से, तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया। राधेश्याम शर्मा शिरसी जयपुर राजस्थान से सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुल्त्यागी जी बुलंदशहर से कहानी सुनते हैं। अशबा जी कमेंट सुनती लगती हैं, कैसे हो आप? अल्लाह पाक मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। तो जो हमारे दोस्त कल जा चुके थे उनके लिए दुआ कर रही हैं, शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा लिखते हैं, नमस्कार मलिक भाई साहब, नाश स्टोरी सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से सुनते हैं, शुक्रिया। खान अकील जी हैं, लिखते हैं कि आजकल इतना ज़्यादा बुरा वक्त आ गया है कि लोग दोस्त को भी नहीं बख्शते हैं। बहरहाल दोस्तों, ये कुछ बेहतरीन से कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी मिलता हूँ मैं आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।